हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज मैं फिर सामने हूँ और आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ पता है? आज अपन पढ़ेंगे एपी का ही कुछ क्वेश्चन जो रिमेनिंग थे, अपने पास बचे हुए थे, उन क्वेश्चंस को अपन करेंगे कंटिन्यूस में और देखेंगे कि किस प्रकार से उनको सॉल्व कर सकते हो और क्या क्वेश्चन में किस तरीके से पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं आज का। अपने पास पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 से लेके, हाँ चलिए अपन लेते हैं 4th क्वेश्चन। कल अपन ने 3rd तक कर लिया था, आज अपन 4th क्वेश्चन पढ़ेंगे। 4th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का कौन सा टर्म। ठीक है, तो पहले अपन एपी लिखेंगे। मैं पहले आप सिर्फ देखिए, मैं समझा दूंगा, उसकी चिंता मत करिए। 3, 8, 13, 18 और डेड। देखिए क्वेश्चन आपको आएगा, क्वेश्चन की पहले ट्रिक समझिए करना कैसे है, क्योंकि कुछ लोगों को तो पढ़ के साल भर में इतने सारे चैप्टर्स कर चुके होते हैं हम लोग कि कई बार समझ में नहीं आता कि कौन से क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। तो पहले तो क्वेश्चन को करने का ट्रिक समझो। देखो इसमें लिखा है एपी, ये दी हुई है, ये अब बोल रहा है एपी में कुछ ज्यादा नहीं है, एपी में ये दिया है इज 78। अब इसका मतलब क्या समझो, इसमें लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का कौन सा टर्म, पूरा पढ़ना है, ध्यान देना। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, ये कंप्लीट सेंटेंस है, हमको इसको नहीं पढ़ना। विच टर्म, कौन सा टर्म एपी का इज 78 है। तो एपी का कौन सा टर्म, तो टर्म पूछ रहा है और टर्म का मतलब मैंने क्या बताया था, एन की वैल्यू। टर्म का मतलब मैंने क्या बताया था, एन की वैल्यू। मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है, एन कितना है। तो ये है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 से लेके ये होगी कोई पता नहीं 40-50 नंबर की वैल्यू। तो वो कौन से नंबर की ये वैल्यू है, वही तो हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ लिख लेते हैं A1, A2, A3, A4, ये वैल्यू है और ये कोई होगी AN। मुझे तो नहीं मालूम कौन सी वैल्यू है, समझना। तो सबसे पहले लगाएंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी, राइट। तो A हमारे पास कितना है, A हमारे पास है 3, राइट। N हमको निकालना है और D कितना, अभी मैंने D निकालना भूल गए थे इस बार। 8 में से 3 गए तो 5, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं और AN की वैल्यू है हमारे पास 78। अब ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव। तो 78 माइनस 3 और ये हो जाएगा 5N माइनस 5। तो 78 में से 3 गए तो कितना बचा, 75। माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, राइट। तो 75 प्लस 5 कितना होता है, 80। ला के 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 5 16 से कितना होता है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 16। n की वैल्यू कितनी हो गई, 16, मतलब 16, 5 के टेबल से डिवाइड करके। एक और क्वेश्चन लेंगे हम आज का, 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। नंबर ऑफ टर्म निकालना। तो सबसे पहले एपी दी हुई है हमारे पास, ये फर्स्ट पार्ट है 5th का। एपी में दिया है 7 और ये लिया है 205, राइट। अब बोल रहा है कि इसमें निकालो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। मतलब ये A1, A2, A3, तो ये है A1, ये है A2, ये है A3, डैश डैश करके ये होगी AN। नहीं मालूम है तो बताइए नंबर ऑफ टर्म कितनी, मतलब वही चीज वो पूछ रहा है कि कितना है। तो देखिए A1 है हमारे पास 7 और N हमको फाइंड आउट करना है और D निकाल लेते हैं। तो D निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो 13 में से 7 का कितना बचा, 6। इनसे पूछना चाहेंगे, दिख रहा क्या बच्चों को। तो A2 माइनस A1 मतलब 13 में से 7 गए तो हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ D निकाल लेते हैं। D इज इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1, तो ये हो गया हमारे पास 13 में से 7 गए तो ये हो जाएगा 6। तो ये D भी निकल आया हमारे पास, A1 भी निकल आया हमारे पास। अब हमको क्या करना है कि सॉल्व करते हैं। तो ये A1, A2, A3, A1, A2, A3, तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा D। तो D तो हमने वापस दोबारा निकाल दिया है। अब चलिए देखिए, अब इसमें वही फिर से AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। तो AN कितना है चेक करते हैं। तो AN कितना है, 205। A की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 7 निकाली और N हमको निकालना और D कितना निकाला। देखिए यहाँ पर हमने माइनस किया था, 13 में से 7 गए 6। चलिए तो 7 प्लस 6 का अंदर इंटू करेंगे तो ये बनेगा 6N माइनस 6। 7 में से 6 गए 1 प्लस 6N। मैं एक एक चीज प्रॉपर बता रहा हूँ। ये 1 पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव। तो 205 माइनस 1, इतने स्टेप पूरे मत करिएगा, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है एग्जाम में। तो ये आ गया 204 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू N। तो 6
6 5 ज़्यादा हो जाएगा, 6 4 भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 3 18 बचा 2, तो 6 4 24। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। क्लियर। इसके बाद वाला आप लोग कर लेंगे, सेकंड पार्ट में छोड़ देता हूँ। हम लोग सीधे 6 क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 6th वाला। चलिए ध्यान दीजिए 6th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की क्या डिमांड है वो आपको समझना और सोचना है। 6th क्वेश्चन में लिखा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। चलिए ठीक, मैं आपको समझाता हूँ। एक एपी लिख लेते हैं पहले। एपी में क्या है, 11 है। 11 के बाद हमारे पास 11 8 5 2 डैट डैट डैट। ठीक, वो बोल रहा है, देखो क्वेश्चन है मतलब वही, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी है या नहीं है। वो बोल रहा है जो -150 है वो क्या इस एपी का टर्म है या नहीं है। कहने का मतलब कुल मिला के वही है कि ये 3 8 13 18 दिया था, लास्ट में 78 था। तो क्वेश्चन ये भी वही कह रहा है कि ये दिया और आखिरी में -150 दिया है। तो निकालो n की वैल्यू। अब n की वैल्यू का मतलब यहाँ पर n नहीं निकालना, यहाँ कहने का मतलब ये है कि क्या चेक करो ये इस एपी में आएगा कि नहीं आएगा। ये एपी में तभी आएगा जब n की वैल्यू कोई इंटीजर हो, मतलब इंटीजर मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यदि n की वैल्यू में कोई भी नेचुरल नंबर आ जाता है तो ये टर्म इस एपी की है। लेकिन यदि ये टर्म अपॉन में आती, n की वैल्यू अपॉन में आएगी, तो ये -150 इस एपी का टर्म नहीं होगा। चेक वेदर कहने का मतलब ये है। फिर से समझाता हूँ, यदि ऐसा कुछ लिखा, उसने पूछा है कि क्या -150 इस एपी का टर्म है या नहीं है, वो टर्म तभी कहलाएगा जब n की वैल्यू फाइंड करने पे अपॉन में नहीं आएगी, रैशनल नंबर में नहीं आएगी, सिर्फ किस में नहीं, नेचुरल नंबर में, तो ये इस एपी का टर्म होगा। यदि अपॉन में आ गई, रैशनल नंबर में आ गई n की वैल्यू, तो वो इस एपी का ये टर्म नहीं होगा। पूछने का कहने का मतलब वही है जो पीछे कर रहे थे। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है, 11। हमको निकालना है d की वैल्यू, तो 8 - 11। हमेशा ध्यान रखना a2 में से a1 माइनस करना, ये गलती छोटी सी है। कई बार आपको लगता है 8 में से 11 कैसे माइनस होगा, 11 में से 8 माइनस करके अनर्थ कर दिया है आपने, तो वो नहीं करना है। 8 में से 11 माइनस नहीं कर रहे हैं हम, 11 में से ही 8 माइनस करेंगे, पर आएगा 3, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव, ये मेन है। यदि आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो इसके हाफ मार्क्स चले जाते हैं बोर्ड में। ध्यान दीजिए, तो a आ गया, d आ गया। अब हमारे पास an कितना है, -150। लगाते हैं फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है, चेक करते हैं, 11। n हमको निकालना है, d कितना है, निकाला हमने बिल्कुल, -3 ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, मैंने पहले भी बताया है। और ये हो गया 150, राइट। चलिए, तो ये हो जाएगा 11, -3 का अंदर इंटू करेंगे तो -3n, क्योंकि ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, माइनस माइनस का +3, तो 11 + 3 14। अब ये देखिए, कोई बोले कि 11 में ही 3 क्यों प्लस किया है, ये 3 से 3 क्यों नहीं कट गया। तो देखिए ये सब बेसिक है, इसके लिए आपको मेरे पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे जिसमें मैंने पूरा का पूरा वीडियो बेसिक पे बनाया हुआ है। तो देखिए ये वेरिएबल है और ये विदाउट वेरिएबल है, तो वेरिएबल वाला विदाउट वेरिएबल से ना प्लस होता है ना माइनस होता है, इस वजह से ये -3 +3 से ना कटेगा ना कुछ होगा। कि कुछ बच्चे ऐसा भी करते, -3 में +3 गया कट करके 0 n बचा, भाई नहीं होता। मैंने कहा ना बेसिक का मतलब यदि अल्फाबेट के साथ कोई नंबर है तो अल्फाबेट वाला अल्फाबेट के साथ ही सॉल्व होता है, कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के साथ ही सॉल्व होता है। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इनमें कोई भी अल्फाबेट यूज नहीं है। तो 11 + 3 14, ये -150 था, ये पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इज इक्वल टू -3n। अब दोनों में नेगेटिव है तो वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो सीधी से आते -164 और ये -3n, तो माइनस माइनस कट। अब ये 164 3 से डिवाइड होगा क्या, 3 के टेबल में नहीं आता, तो n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू अपॉन में आ रही है। इट इज नॉट अ टर्म, इट इज नॉट अ टर्म ऑफ AP, ये AP का टर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू अपॉन में आ गई। तो मैंने कहा था जब वैल्यू अपॉन में n की आएगी तो वो कोई भी जो नंबर जिसके बारे में वो डिस्कस कर रहा होगा वो AP का टर्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग और सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, अब आता है हमारे पास
7th क्वेश्चन आता है। तो 7th क्वेश्चन में क्या डिस्कस कर रहा है सोच लेते हैं एक बार। देखिए 7th क्वेश्चन में लिखा फाइंड द 31 टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म इज 38। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। 11th टर्म बोल रहा है तो A11 ऐसे लिखते हैं, A11 टर्म, तो 11th टर्म ऐसे लिखना होता है। 11th टर्म कितना है, इज मतलब इज इक्वल टू, और ये है 38, तो ये है 11th टर्म। इसके अलावा उसने कौन सा दिया है, 16th टर्म दिया है, तो ये हो गया A 16th टर्म इज इक्वल टू 73। मेरे पढ़ाने के पहले वीडियो को पॉज करके और आप लोग भी एक बार क्वेश्चन को रीड किया करो। फिर से पढ़ाता हूँ सर। उसमें पूछा फाइंड द 31 टर्म, हमें निकालना क्या है, A31 निकालना, ये बात का मैटर है। ठीक, उसने पूछा है, हमने आपको A11 दे रखा है इतना। 11th टर्म का मतलब, टर्म मतलब मैंने बताया था A11 लिखेंगे। उसमें 16th टर्म, तो 16th टर्म इतना है। अब इसमें लगा तो फॉर्मूला, A11 का फॉर्मूला क्या, कुछ बच्चों को ये नहीं बनता डायरेक्ट। अब समझो कैसे, A11 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था, AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू टी, राइट। तो A तो A रखेंगे, n की वैल्यू 11 में से 1 गए, ये हो गया 10D, और A11 की वैल्यू कितनी है, 38। ये मैंने यहाँ पर बता दिया है, पर नेक्स्ट टाइम से मैं डायरेक्टली A11 के नीचे ये लिखूंगा, क्योंकि आपके पास ऐसे कई एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर ये फॉर्मूले की जगह आप ये लिखोगे, इसकी जगह ये, तो आंसर नहीं आता। कई जगह पे, कई जगह आपको डायरेक्टली इसकी जगह पे ये लिखना है और यहाँ पर एट इट इज, तो आंसर आएगा। तो कुछ चीज़ों को आप डायरेक्ट समझो बेटा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज़्यादा जरूरी होता है कि हमें चीज़ें सीखना है, हाउ टू डू द क्वेश्चन, हमें ये सीखना है। अननेसेसरी ये नहीं कि क्वेश्चन को आप लेंथी बनाते जाओ, ट्रिक को बड़ा करते जाओ, नहीं, क्वेश्चन को सीखने की कला भी सीखो थोड़ा सा, कि करना भी कैसे होता है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब ये 16 लिखा भी तो मैं कर देता हूँ, फिर वही A प्लस n-1 इंटू डी। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन घुमा के पूछता है। तो A की वैल्यू तो A हो जाएगी, n की वैल्यू 16 में से 1 गए, तो ये हो गया 15D, और A16 अब आप चेक कर लो कितना है, 73। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको लग रहा होगा ये 3rd चैप्टर की मेथड हम पढ़ने वाले हैं। 3rd चैप्टर में 3 मेथड पढ़ी थी, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर लगाएंगे हम एलिमिनेशन मेथड। कौन सी लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे हम लोग। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए एलिमिनेशन मेथड, देखिए कैसे सॉल्व होगा। एलिमिनेशन मेथड में लिख लेते हैं बाय 1 and 2। ये है 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D, और ये क्या है 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर कि पहले से A क्या है। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा इजी रहता है, A या D सेम रहता है कई बार। अब सिर्फ साइन चेंज कर लो, चेंज कर लिया, और सिर्फ नीचे वाली वैल्यू का चेंज होता है, तो हमने सिर्फ नीचे वाली वैल्यू का चेंज कर दिया। अब आपको यहाँ पर A को सेम बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, there is no requirement to make the value of A is same। आपको A का कोफिशिएंट सेम बनाने की रिक्वायरमेंट खत्म, क्योंकि A ऑलरेडी सेम है। सिर्फ आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, साइन चेंज करने की। ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता। तो ये पॉजिटिव था, तो इस पॉजिटिव को नेगेटिव, तो इसका इकलौता नेगेटिव तो बना नहीं सकते। तो सबकी अपॉन की जो वैल्यू है यहाँ नीचे की, सब में साइन चेंज होगा। क्लियर, तो ये तो पूरा कट गया। क्यों, क्योंकि दोनों में से मैंने कहा था एक बार में हम कभी भी 2 वैल्यू नहीं निकाल सकते, A और D। तो हमें एक वैल्यू को खत्म करना, निपटा दो पूरी तरीके से, तो खत्म कर दिया, तो बचा सिर्फ ये। अब 15 में से 10 गए तो -5D, 73 में से तो 13 में से, अब नहीं, अब कुछ बच्चे बहुत गलत करते हैं भाई। अब यहाँ माइनस करना तो 8 में से 3 करके 5 लिख देते हैं। बड़ा क्या है 73, तो माइनस किससे करोगे, इससे। तो 13 में से 8 गए 5, 7 की कितनी 6, और 6 में से 3 गए तो 3। बड़ी वैल्यू में नेगेटिव तो नेगेटिव, दोनों तरफ से नेगेटिव कट। तो 35 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 7, तो 7 आ गई D की वैल्यू। यहाँ लिख लेंगे बाय 1, तो ये है 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D। अब ये है 38 A प्लस 10 इंटू 7,
तो 7 10 70, तो 38 माइनस 70 इज इक्वल टू ए। ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव। 70 में से 38 गए तो कितना बचा, लगभग हमारे पास बचा 10 में से 8 गए 2, 7 की 6 में से 3, 32 बचा। और बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो ए की वैल्यू आ गई। उसने डी पूछा था, डी आ गया। क्वेश्चन पूछा क्या देख लेते हैं। हाँ, उसने पूछा 31 टर्म पूछा, राइट। 31 टर्म हम लगाएंगे A31, तो क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो a क्या है अभी निकाला मैंने, माइनस 32। n कितना है 31, तो 31 में से ये गए तो कितना बचा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और d कितना है, d निकाला 7, तो यहाँ 7 पुट कर दो, तो माइनस 32, तो 7 3 21, 210। एक बार चेक कर ले कि हमारे पास जो आंसर आया वो सही है कि नहीं। डी सही आया है और ए की वैल्यू भी सब सही आई, ठीक है। अब 10 में से 2 गए 8, 1 की 0, 10 में से 3 गए 7 और 2 की 1, 1 11, 11 में से सॉरी ये हो जाएगा 178, बड़ी वैल्यू में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो ये आ गया A31। मैं माइनस करके दिखा देता हूँ, 210 32, 10 में से 2 गए 8, इसने इसको बोरो करके दिया तो ये हो गया 0। अब 0 में से 3 नहीं जाएगा तो ये इसको देगा, तो ये बन जाएगा 10, 10 में से 3 गए तो 7 और ये 1 का 1, तो ये 178, बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है एक एपी है जिसमें कितने टर्म है, 50 टर्म है। समझना आप, एक एपी है जिसमें 50 टर्म है, 50 टर्म कंसिस्ट करती है। तो A1 A2 A3 A4 A5 डैश डैश करके कितने टर्म है टोटल बेटा, 50 टर्म है। उसने ऐसा क्वेश्चन में बोला है। समझो पहले तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में बोलता भी क्या है। उसने बोला है एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, मतलब एक एपी में 50 टर्म है। तो 50 टर्म में A1 A2 A3 A4 A5 ये लेके 50 तक। उसने अब बोला है कि थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म का मतलब मैंने बताया था कि A थर्ड इज इक्वल टू A थर्ड टर्म कितनी है, 12 है। कितनी है 12, राइट। इतना क्लियर। उसने बोला लास्ट टर्म जो है वो कितनी है 106। लास्ट टर्म कितना है, लास्ट कौन है, ये है। इसका मतलब उसने बोला है A50 जो है वो 106 है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर थर्ड टर्म की जो वैल्यू है वो 12 है, तो A50 की जगह पे जब AP लिखोगे तो 106 आएगा, 106 आएगा। तो उसने पूछा है फाइंड द 29th टर्म, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 29th टर्म। ये सब आए हुए क्वेश्चन है बेसिक और स्टैंडर्ड में, लेकिन स्टैंडर्ड में थोड़ा इससे और हैवी पूछता है वो, लेकिन बेसिक में तो बिल्कुल पूछ लेता है इस टाइप के इजी क्वेश्चंस, क्योंकि पिछले साल से ये भी स्टार्ट हुआ है ये पैटर्न बेसिक और स्टैंडर्ड का। और पिछले साल का बेसिक बहुत ज़्यादा इजी आया था, क्योंकि पहली बार एग्जाम कंडक्ट कराया गया था बेसिक और स्टैंडर्ड का। पर इस बार हम ऐसा नहीं सोच सकते कि इस बार भी इजी आएगा, क्यों, क्योंकि वो पहली बार था। तो जब पहली बार कोई चीज़ का पैटर्न चेंज होता है तो वो ईजी बनाते हैं, लेकिन दूसरे साल से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ईजी है, थोड़ा सा हमें टफ क्वेश्चंस भी ध्यान देने हैं। अब देखिए मैंने कहा था डायरेक्ट लिखना सीखेंगे, तो ए थर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला देखिए इसका। ए थर्ड का क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12। तो एन की वैल्यू कितनी है 3, 3 में से 1 गए तो 2d, तो ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12। तो इक्वेशन नंबर 1 इस पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। डायरेक्ट लिखा मैंने, डायरेक्ट जो मैंने अभी पहले बताया था कि यहाँ ये ना लगा के सीधे पुट कर दिया। अब बाय 1 एंड 2, तो बाय 1 एंड 2 दोनों से सॉल्व करेंगे, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 49d d इज इक्वल टू 106। साइन चेंज, ये नेगेटिव कहा था ना, ये किसी एक को कट करना है, दोनों में से तो ये कट हो गया। अब ये सब्ट्रैक्ट, तो 49 में से 2 गए तो 47, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब 6 में से 2 गए तो 4, 10 में से 1 गए 94, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो ये और ये कट गया। d इज इक्वल टू, यहाँ d भी था तो 94 इंटू डिवाइडेड बाई 47, 47 2 ज़ा। अब आपको सोच में आएगा कि कैसे भाई सर ने कर दिया 2 बार में, तो पता है कि 4 का डबल 8 और 7 का डबल 14, एक कैरी जाएगी, तो ये बन गया हमारे पास d आ गया। d आ गया तो ले लेते हैं बाय 2, तो a प्लस
49 इंटू, अब डी की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 106। तो ए इज इक्वल टू 106 ले जाकर थोड़ा माइनस कर दो तो 94 हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 6 में से 4 गए 2, 10 में से 9 गए 1, और ये हो गया हमारे पास ए की वैल्यू हो गई 12। हमको निकालना क्या है, A29 निकालना है। तो लगा देंगे फॉर्मूला, A29 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ए कितना है 12 है, एन कितना है 29 में से 1 गए तो 28, डी कितना है, डी है 2, ये हो गया 2। तो 12 प्लस 28 2 का कितना होता है 56, और जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, 6 और 2 8, 5 और 1 6, ये आ गया 68। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे हम। सिर्फ वैल्यू पुट करना कुछ, मैंने कहा ना इस पूरे एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ इकलौता एक ऐसा चैप्टर जिसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, और बिना सोचे बिना ज़्यादा दिमाग में जोर दिए आप डायरेक्टली सिर्फ फॉर्मूला लगाना आंसर आएगा। इकलौता चैप्टर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड -8। फिर वही बोल रहा है क्वेश्चन नंबर में कि थर्ड टर्म, और हमारे पास दिया है थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म, तो ये है थर्ड और ये नाइन्थ। तो थर्ड टर्म कितनी है, थर्ड टर्म में हमारे पास 4 और नाइन्थ टर्म है -8, इतना दिया है। तो ए थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज 4 एंड -8, तो लिख दिया। अब पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, वो बात का काम है, पहले इतना सॉल्व करो। इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले से ए निकाल सकते हैं, डी, जब हमारे पास दो चीज़ कभी भी दी हो ऐसे तो ए और डी निकाल सकते हैं। इसके बाद मैटर क्या बोलता है, उसका बात का मैटर है। उसने बोला है कि एक कोई ऐसी टर्म बताओ जिसमें 0 हो, तो वो बात का समझाऊंगा। पहले अभी आप इन दोनों को दिए हैं तो पहले इन दोनों से आप ए और डी तो निकालो। तो A3 की जगह क्या लगा सकते हैं, डायरेक्टली a + 2d। ये टाइम बचाना है, मैं भी चाहता हूँ तो वीडियो में कर सकता हूँ, पर मुझे भी वहाँ पर टाइम बचाकर आपको दिखाना है कि टाइम बचता है, डायरेक्टली पूरा फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं कई बार, तो वो छोड़ने से ही बचना है। a + 2d = 4, इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगा a + 8d डायरेक्टली = -8, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, राइट। तो ये हो जाएगा a + 2d = 4 और ये a + 8d = -8, राइट। अब साइन चेंज, तो ये नेगेटिव, क्योंकि दिख रहा है पहले से सेम है, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव तो नेगेटिव, ये कट गया। 8 में से 2 गए तो -6, 8 में से 2 गए तो -6, क्योंकि बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है और ये दोनों में पॉजिटिव है। ये वाला ये साइन भूल जाना है, पॉजिटिव पॉजिटिव, 8 4 12, और यहाँ d था, तो ये d निकालना है हमको। तो d = 12 / -6, क्यों, क्योंकि माइनस शिफ्ट होगा, ये प्लस और माइनस में नहीं है कि जाके उधर पॉजिटिव हो जाएगा, ये शिफ्ट होगा क्योंकि इनटू में है। तो 6 2 सा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई -2। यहाँ ले लेते हैं बाय 1 लेंगे, तो बाय 1 क्या है, a + 2d, तो a + 2d = 4, तो a निकालना है। 2 × d की वैल्यू कितनी है -2 = 4, तो अभी माइनस प्लस का -4 = 4, नेगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो ये आ गया 8, a आ गया, d भी आ गया। अब पूछ क्या है, वो पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द AP 0, AP कौन सा टर्म AP का 0 है। अब आप इसको समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किलें बढ़ा देता है आपकी। देखिए बोला कौन सा टर्म AP का 0 होगा, तो मान लेते हैं कि A1 A2 A3 A4 डैश करके हमने मान लिया ये टर्म जो है AN जो टर्म है 0 है। मान लो, हमको तो नहीं मालूम कौन सी टर्म 0 है, तो मान लिया कि कोई टर्म होगी जो 0 है, तो हमारे पास A और D भी दिया है, ठीक। तो विच टर्म ऑफ द AP 0, तो हमें निकालना है कि वो कौन सी टर्म होगी जो AP की 0 हो सकती है। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे। तो हम मान लेते हैं इनमें से कोई एक टर्म क्या होगी 0 है, A1 A2 A3। अब हमारे पास क्या निकला, देखो A9 तो -8 है और A3 4 है, मतलब यहाँ A3 की वैल्यू 4 है, A9 की वैल्यू -8 है, मतलब A9 के बाद कोई टर्म 0 हो भी सकता है, कोई टर्म 0
नहीं भी हो सकता तो कोई बात नहीं, और उसने बोला है ना, तो हम ले लेते हैं, हमने मान लिया लेट, हम लिख लेते हैं लेट an इज इक्वल टू 0। हमने मान लिया, भाई मुझे तो नहीं मालूम है कि n वह कौन सी वैल्यू है जो 0 होगी, मुझे तो नहीं मालूम n कौन सा टर्म होगा जो 0 होगा, मुझे तो नहीं मालूम, पर मैंने मान लिया कि n जो भी n होगा 1 2 3 4 5 6 जो भी होगा वो 0 होगा, तो ले लिया। अब n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब आपको a दिख रहा है कितना, a निकाला था अपने, चेक करिए, a है 8, n हमको नहीं मालूम वही तो निकालना है, और d कितना है देखो -2, तो फिर ब्रैकेट लगाएंगे इज इक्वल टू 0। अब देखो 8 ऐसे छोड़ दो, -2 का n में करो तो -2 एंड ब्रैकेट ओपन, माइनस माइनस का +2 इज इक्वल टू 0। अब 8 और 2 10, क्योंकि ये पॉजिटिव है, अब ये नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव, तो 10 इज इक्वल टू 2n। अब इधर लाके इसको डिवाइड कर दो, ये 2 5 सर, तो ये हो गया n की वैल्यू क्या होगी, फिफ्थ टर्म होगा 0। कैसे फिफ्थ टर्म 0 हुआ, क्योंकि आपको मालूम है पहला a1 a2, तो पहले हमारे पास a कितना है देखो 8, मतलब AP यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव 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 जा रहे हैं, और आखिरी में क्या मिलने लग गया 8 9 में नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब पहले पॉजिटिव टर्म मिले होंगे, यहाँ से सब पॉजिटिव टर्म होंगे, मान लिया ऐसे पॉजिटिव, फिर जाके कहीं 0 आएगा, फिर नेगेटिव टर्म आएंगे ना, या फिर यहाँ से पॉजिटिव मान लो, फिर 0 आएगा, फिर नेगेटिव टर्म स्टार्ट होंगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं A9 के पहले कोई ना कोई टर्म क्या होगी 0। तो हमने चेक कर लिया कि फिफ्थ टर्म जो है वो 0 है, लेकिन निकालना तो बड़ा आसान है, पर ये रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कई लोगों के लिए कि रखें कैसे। उसने पूछा ना कौन सी टर्म 0, तो हमने सीधे कर ली इसमें से कोई भी एक टर्म 0 होगी, तो हमने मान लिया an टर्म जो है वो क्या है 0। यदि आपको पता होता कि फिफ्थ टर्म 0 है तो हम डायरेक्टली a फिफ्थ रखते, तो क्यों रखते, a फिफ्थ टर्म 0, तो वही तो पूछा कौन सी टर्म, तो पांचवी टर्म 0 हो जाती, तो हम क्यों रखते फॉर्मूला, पर उसने पूछा है कि कौन सी टर्म, तो an टर्म, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं था ना कि फिफ्थ या सिक्स्थ या 7 कौन सी टर्म 0 होगी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड द 10th टर्म बाय 7। अब मतलब समझो, उसने बोला जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। मान लो मोहन नाम का एक बच्चा है, तो मोहन की जो एज है वो सोहन से कितनी ज्यादा है, ये मैंने मोहन को मान लिया 17th टर्म मान लिया, राइट, और सोहन को मैंने मान लिया ये 10th टर्म मान लिया। उसने बोला जो 17th टर्म है वो 10th से 7 ज्यादा है, तो मैंने माना कि मोहन की जो एज है वो सोहन से 7 ज्यादा है। तो मान लो सोहन की एज मुझे नहीं, सोहन की एज मान लो मैंने माना कि ये 40 साल का है, तो 40 में 7 प्लस करोगे तो ऑटोमेटिक मोहन की एज निकल आएगी। उसने बोला है कि जो मोहन है वो 7 ज्यादा है, ज्यादा मतलब एक्सीड मतलब प्लस होता है, तो जो मोहन है वो सोहन से ये तो 40 है, तो 7 ज्यादा मतलब ये 47 हो गया। तो वैसे ही बोला कि सोहन A10 है और मोहन इससे क्या, इससे 7 ज्यादा है, तो मोहन इसका मतलब है कि A10 प्लस 7 निकलेगा, यही तो निकलेगा ना मोहन। अब मोहन पहले से कितना है, A17 है, A17 है। फिर से समझाता हूं, देखो मोहन और ये है सोहन, तो उसने बोला कि मोहन जो है वो 7 ज्यादा है किससे, सोहन से, तो सोहन को मान लिया कितना था, उसने बोला सोहन A10 है, सोहन A10 है, पर उसने बोला मोहन इससे 7 ज्यादा है, तो हमने माना कि ये तो A10 तो था ही, पर इससे ये 7 ज्यादा है, तो इसमें 7 प्लस करते ही किसकी एज निकल आएगी या किसका नंबर निकल आएगा, मोहन का। अब मोहन पहले से ही कितना है A17, तो रख दिया हमने, ये टर्म बन गया हमारे पास। ये करने का तरीका सिखा रहा हूँ, अच्छे से सीखो, ये नहीं बनेगा तो रखते नहीं बनेगा, रखते नहीं बनेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सिर्फ स्टैंडर्ड में पूछते हैं लोग, एक्सीड वाले, मोर देन, लेस देन, तब कैसे करोगे। क्लियर हुआ। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए, मान लीजिए यहाँ लिखा है रोहित और शिवा। अब किसी ने पूछा कि रोहित की जो एज है वो 10 साल ज़्यादा है
10 साल ज़्यादा है किससे, शिवा से। तो शिवा की एज हमने मान ले ली, x ले ली। अब इससे ज़्यादा है किसकी, तो इसमें उतनी ज़्यादा प्लस करो। तो मान लो 10 साल ज़्यादा है, 10 साल ज़्यादा प्लस करोगे तो ये आ जाएगा। मान लो एग्जाम्पल यदि शिवा 50 साल का है तो ये भी कितना होगा, 50 साल। और उसने बोला कि जो रोहित है वो शिवा से 5 साल बड़ा है, तो 5 इससे ये 5 साल बड़ा है ना, इसमें मतलब 5 साल क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो ध्यान रखना हमेशा उसके उल्टे वाले में प्लस करते हैं। क्लियर हुआ? तो चलिए आप क्वेश्चन समझिए क्योंकि मेन क्वेश्चन ही है आपके लिए। तो सबसे पहले हम ले लेंगे लेट। अब हमारे पास क्या दिया है, 17 टर्म AP एक्सीड 10th टर्म, ठीक है। तो लेट द 10th टर्म भी हमने कितना ले लिया, मान लो लेट 10th टर्म भी हमने ले लिया, नहीं ऐसे नहीं, हाँ ठीक है, 10th टर्म को हमने मान लिया B, A10 मान लिया, या मत मानना कुछ भी, आप सीधे लिखना। तो हमने मान लिया कि A10th टर्म, अब देखो दोनों को साथ में कंबाइन करना है। उसने बोला है कि जो A17th टर्म है वो A10th से कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो मान लिया A10 ही है, पर हमको निकालना है A17, इससे ये कितनी ज़्यादा है, 7, तो इसमें ही 7 प्लस का, तो एक पीछे करके दिखाया था, उसी एज को प्लस करके ही दूसरी एज आती है, तो ये दोनों बन जाएंगे। तो हमने लिख लिया A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7, और ये एक नहीं, इस टाइप के कई क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए। तो ध्यान रखना, एक्सीड मोर लेस, लेस मतलब कम, मोर मतलब ज़्यादा, एक्सीड मतलब भी ज़्यादा, ये अरेंजमेंट आ गया। अब इसमें फार्मूला मैंने कहा था डायरेक्ट फार्मूला लगाना सीखना है, इस पर यही है वो क्वेश्चन जिसमें मैंने कहा था डायरेक्ट लगाना है। अब ये 17D है, अभी मैं लगा देता हूँ A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें लगा लेते हैं। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी और प्लस 7। अब देखो A को A रखो, n 17, तो 17 में से 16D, A 10 में से ये हो गया तो 9D, और ये प्लस 7। मैंने कहा था ये पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव, तो ये कट जाएगा। तो 16D और ये आ जाएगा 9D इज इक्वल टू 7। तो 16 में से 9 का कितना, 7D बराबर 7। ठीक, अब लाके डिवाइड कर लो तो ये चला जाएगा D इज इक्वल टू 7/7। तो ये कट गया, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब D इज इक्वल टू 1 आया, तो अब निकाल लो, पुट कर लो, D आ गया 1। अब इसमें पुट करके नहीं निकाल सकते है ना। अब देखो पूछ क्या रहा है वो, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आगे कॉमन डिफरेंस D पूछ लिया उसने। अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, वो पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इज 54। फिर वही कहानी आ गई, पहले मैं AP लिखता हूँ। AP देखिए क्या है, AP है हमारे पास 3, 15, 27 और ये है 39, डैश डैश करके हमारे पास ऐसा कुछ बना हुआ है। अब समझना विच टर्म, ये है हमारे पास A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, राइट, डैश डैश। अब बोल रहा विच टर्म ऑफ द AP, इस AP का कौन सा टर्म विल बी 132 मोर होगा, फिर वही यानी मोर देन इट्स 54th टर्म। तो मैंने माना कि इस AP का कौन सा टर्म, अभी तो टर्म दे देता था, यहाँ पर उसने दिया था ये टर्म इससे ज़्यादा है, पर इसने यहाँ नहीं दिया, यहाँ बोला कौन सा टर्म। अब आप पता ही नहीं है तो अपने मन से लेना पड़ेगा। अभी तो दे देता था कि 17th की, 18th की, 19th की, 20th टर्म उस 15th टर्म से ज़्यादा या कम है, पर यहाँ उसने ऐसा नहीं बोला। उसने बोला इसका कोई एक टर्म ज़्यादा है। तो यहाँ ले लेते हैं लेट द टर्म भी हमने ले लिया AN, कोई टर्म होगा, हमने मान लिया कोई टर्म AN है। अब वो AN टर्म जो है वो इस AP के 54th टर्म से 132 क्या है, ज़्यादा है। तो ये आ गया। फिर से बताता हूँ, उसने बोला इस AP का कोई टर्म, तो मैंने मान लिया उस AP का ये वाला टर्म किससे ज़्यादा है, A54 से। तो A54 मान लीजिए यहाँ है, A54 से कितना ज़्यादा है, 132। आप खुद सोचो ना भाई,
अजय की एज मोहन से ज़्यादा है, इससे इसकी एज इससे क्या है ज़्यादा है, या इसकी हाइट इससे क्या है ज़्यादा है। इसका मतलब ये 40 का होगा तो इसमें और प्लस करो कुछ समथिंग, तब इसकी निकलेगी। तो वैसे ये वाला इससे ज़्यादा, इसमें इतना प्लस कर दो तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। जिसकी पता हो हमेशा उसी में प्लस करते। देखो इसकी पता थी इसी में प्लस किया तो ये आ गया। तो हमें ये निकालना था, इसकी पता थी और इसी में प्लस करोगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जिसकी एज पता है, जिसका नंबर पता है, हमेशा उसी में प्लस करके दूसरे वाले का निकाला जाता है। ओके, आइए ध्यान दीजिए। अब ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट, और ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। अब देखिए ये ए यहाँ आएगा तो कट जाएगा, तो खत्म कहानी इस ए की है। अब ये बचा एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ नहीं दी। यहाँ एन कितना 54, तो 54 में से 1 का 53, तो ये हो गया 53 डी प्लस 132। डी भी दिया होगा, बिल्कुल सही। डी यहाँ से निकाल लीजिए, ए भी दिया था तो ए की तो जरूरत ही नहीं थी हमको, ए और ए तो वैसे ही कट गया। डी निकाल सकते हैं, तो डी निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो कितना है 15 में से 3 गए तो कितना 15 में से 3 गए तो 12 बचा। एक और बार निकाल लो, A3 माइनस A2, तो 27 में से 15 गए तो कितना 12, 7 में से 5 गए तो 12। इस तरीके से डी आ गया। अब n छोड़ दूं, डी कितना है 12, 53 इंटू 12 प्लस 132। अब इंटू कर लो 53 में 12 का, तो 12 पंचे 60, 12 तिहाई, ये हो गया 6 6 12 420, 420 हो गया। तो 2 3 6 2 5 7 2 5 7 10 cos 1 3 3 1 5 0 5 3 6 636 आ गया। कितना आ गया 636 आ गया। तो अब इसको प्लस कर लेंगे तो ये आ गया हमारे पास 636 प्लस 132। कुछ गलत लग रहा था मुझे शायद, ये 12 पंचे 60 और ये 0 और 12 3 36। हाँ ठीक है, 636 प्लस कर लीजिए तो ये आ गया 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7। अब ये इंटू में है, लाकर डिवाइड कर दो तो ये आ गया हमारे पास n माइनस 1। ठीक, इतना क्लियर। अब देखिए ये सब खत्म, इस तरफ का भी हम खत्म कर देते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए अब आप 12 से डिवाइड करिए उसको, तो 768 को मैं 12 से डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 12 से कैसे डिवाइड करेंगे, तो 12 से 76 को डिवाइड करना है। तो 12 का टेबल पढ़िए, तो 12 8 96 12, तो 12 का टेबल पढ़िए, तो 12 5 60, 12 6 72, क्योंकि ये 72 से बड़ा है, तो 12 6 72, क्योंकि 12 7 ले लोगे तो 84 ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 में से 2 गए 4, ये आ गया 40, 12 4 48, तो ये कट के कितना हो गया 64। ठीक है, तो 64 आ गया। अब यहाँ n माइनस 1 इज इक्वल टू ये आ गया 64। नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, डिवाइड करना आपको आता है, कर लीजिएगा। तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई 65, मतलब वह है कौन सा टर्म है 65 नंबर का जो टर्म है वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। समझ में आ गया। इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया और यहाँ तक फिनिश कर। इसने पूछा क्या था, बस इतना ही पूछा था, विच टर्म ऑफ द एपी। हाँ, तो कौन सा टर्म 65 टर्म, एपी का 132 ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, दोस्तों को भी पहुँचाएँ ताकि वो भी घर बैठे पढ़ सकें। ओके, और हम बहुत जल्द ही साइंस स्टार्ट करने वाले हैं, कल या परसों जो भी जैसा होगा। तो मैं साइंस स्टार्ट करूँगा तो उसके पहले मैं नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में दे दूंगा कि हम साइंस जूम ऐप पे पढ़ाते हैं या फिर मीटिंग ऐप पे या फिर यूट्यूब पे डायरेक्टली लाइव पर, क्योंकि हम साइंस जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको मैं नोटिफिकेशन ग्रुप पे दे दूंगा। ओके, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।